प्रिय विद्यार्थियों, पेपर 8वां है आपका। आधुनिक भारत का इतिहास, समय 1919 से 1956 तक का। पिछले व्याख्यान में हमने 1919 का अधिनियम और भारत में दोहरी शासन प्रणाली के बारे में पढ़ा था। आज हम रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में लागू हुआ। यदि हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत अधिक सहयोग दिया था और उन्हें यह उम्मीद थी कि युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। लेकिन सरकार की भारतीयों को स्वायत्तता देने की कोई इच्छा नहीं थी। ब्रिटिश सरकार तो देश में फैल रही राष्ट्रीयता और क्रांतिकारी की भावना से भयभीत थी। इसलिए उसने 1918 के अंत में सर सिडनी रॉलेट नाम के एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई और उस समिति का कार्य था कि किस प्रकार से भारत में इस समय जो असंतोष है, जो क्रांति की भावनाएं फैल रही हैं, उनको किस प्रकार से नियंत्रण में लाया जा सकता है। तो रॉलेट एक्ट की जो तो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो समिति बनी, उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसको रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। और रॉलेट एक्ट का जो मुख्य प्रावधान था वह यह था कि किसी भी भारतीय की तलाशी ली जा सकती है, गिरफ्तारी की जा सकती है और कोई भी ऐसा कार्य उसके विरुद्ध किया जा सकता है जिसकी वह कहीं भी अपील नहीं कर सकता है। बिना वारंट के तलाशी, बिना वारंट के गिरफ्तारी, ये रॉलेट एक्ट का प्रमुख प्रावधान था जिस पर भारतीयों को बड़ी आपत्ति थी, क्योंकि बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी वारंट के सर्च, बिना किसी वारंट के तलाशी और बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी और उसकी किसी भी कहीं भी कोई अपील, कोई दलील, कोई वकील, ये कोई प्रावधान इसके अंदर नहीं था। भारतीय जनता के सभी वर्गों में इस विधेयक का, रॉलेट एक्ट का तीव्र विरोध हुआ। बड़ा गहरा आक्रोश भारतीयों के अंदर फैला। लेकिन भारतीय गांधी जी की तरफ देख रहे थे इस समय, और गांधी जी ने, जो कि इस समय तक काफ़ी प्रसिद्धि पा चुके थे, गांधी जी ने इस एक्ट की जो सिफारिश थी उस पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि इन सिफारिशों ने मुझे चौंका दिया। ये गांधी जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले गांधी जी अंग्रेज़ों को न्यायप्रिय मानते थे, उनको अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास था। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से जो प्रावधान आए, गांधी जी का अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता से विश्वास उठ गया और गांधी जी, जो कि अंग्रेज़ों के एक सहयोगी थे, उनको अंग्रेजी राज में, अंग्रेजी अधिकारियों में, अंग्रेजी सभ्यता में, अंग्रेजी जो तौर तरीके हैं उनमें जो विश्वास था, उनका विश्वास उठ गया और वो सहयोगी से एक सहयोग
असहयोगी बन गए। कॉपरेशन जो उनका था वो नॉन कॉपरेशन में बदल गया। अब गांधी जी को विश्वास हो चुका था कि ब्रिटिश साम्राज्य शैतानियत का प्रतीक है, और उनका गुस्सा, देशवासियों का गुस्सा, इसके एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। एक सत्याग्रह सभा का गठन किया गया। इस सभा ने अपना समस्त ध्यान प्रचार, साहित्य छापने, सत्याग्रह की शपथ के लिए हस्ताक्षर एकत्रित करने में लगाया। स्वयं गांधी जी ने भारत के तूफानी दौरे किए। मार्च और अप्रैल जो 1919, इसमें गांधी जी ने दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, दक्षिण भारत के अनेक नगरों की यात्रा की। देशव्यापी हड़ताल, उपवास, प्रार्थना सभाएं आयोजित करने का फैसला किया गया। और देशव्यापी हड़ताल के लिए पहले 30 मार्च और बाद में 6 अप्रैल की तिथि सुनिश्चित की गई। हड़ताल के आह्वान का देश भर से आशातीत उत्तर मिला। देश के अनेक हिस्सों में इस हड़ताल को सफल बनाने की होड़ लग गई। गांधी जी ने लिखा इस आंदोलन के बारे में कि एक कोने से दूसरे कोने तक संपूर्ण भारत में, भारत के एक एक गांव में हड़ताल पूरी तरह सफल रही। दिल्ली में 30 मार्च को सत्याग्रह सभा आयोजित की गई। इन प्रदर्शनों में हिंदू, मुसलमान तमाम लोग एक साथ शामिल हुए। रॉलेट एक्ट 3 चरणों में चला। रॉलेट एक्ट का विरोध 3 चरणों में चला। 4 अप्रैल को जामा मस्जिद में एकत्रित मुसलमानों को आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद ने संबोधित किया। गांधी जी के दिल्ली प्रवेश के समाचार पर यह अफवाह फैली कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे लोगों की भावनाएं भड़क गईं और 10 अप्रैल तक लगातार हड़ताल चलती रही। बम्बई में गांधी जी स्वयं उपस्थित थे। अहमदाबाद और अन्य स्थानों पर भी लोग अनियंत्रित हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध दमनात्मक दमन नीति अपनाई और कड़ी कार्रवाई की। पंजाब में इस आंदोलन की व्यापकता सर्वाधिक रही। पूरे प्रांत में कई विरोध सभाओं का आयोजन हो चुका था। लगातार विरोध धरना जारी था। 6 अप्रैल को लाहौर और अन्य शहरों में हड़ताल हुई। लेकिन जो ये हड़ताल हुई लाहौर और अन्य शहरों में, बड़ी व्यापक हड़ताल, लोगों का जन सैलाब अंग्रेज़ों के खिलाफ। 10 अप्रैल को जब यह समाचार मिला यहाँ भी कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो लाहौर में जुलूस निकाला गया। पुलिस ने इस भीड़ पर गोलियां बरसाईं। लेकिन अमृतसर में अधिक भयावह घटना घटी, जहां 6 अप्रैल को हुई हड़ताल शांतिपूर्ण रही। इसके पश्चात 9 अप्रैल को हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों का एक बड़ा जुलूस निकला। अब अमृतसर में 10 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ टाउन हॉल और पोस्ट ऑफिस पर हमले किए गए। टेलीग्राफ के तार काट दिए गए। अंग्रेज़ों को मारा पीटा गया। अंग्रेज़ों पर हमले हुए, उनकी औरतों पर भी हमले हुए, और ब्रिटिश सरकार ने शहर को सैनिक अधिकारियों को सौंप दिया और ये जिम्मा एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल डायर के हाथों में सौंपा गया। जनरल डायर ने चेतावनी दी कि अगर सभाएं और जुलूस आयोजित किए गए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। जनता ने इन धमकियों का प्रतिवाद करने का निश्चय किया। जनता की ओर से 13 अप्रैल 1919, जिस दिन की वैसाखी का त्यौहार भी होता है, उस
त्यौहार को मनाने के लिए लोगों ने जो वहाँ का प्रसिद्ध एक अच्छा लोकप्रिय स्थान था जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठे हुए। और जब वहाँ जलियांवाला बाग में लोग त्यौहार का आनंद के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसी समय स्थानीय नेताओं ने इसी स्थान पर एक विशेष सभा का आयोजन किया। जनरल डायर ने इस सभा को गैर कानूनी घोषित किया, लेकिन वहाँ जो लोग एकत्रित थे उनके पास में यह सूचना नहीं थी। सभा प्रारंभ होने के समय जनरल डायर अपनी टुकड़ी समेत वहाँ पहुँच गया और बिना पूर्व चेतावनी के, बिना किसी वार्निंग के भीड़ पर तब तक गोलियां चलाता रहा जब तक कि उनके पास समाप्त नहीं होगी। बाग के जितने भी रास्ते थे, उस सभा स्थल के जितने भी रास्ते थे, उन सब रास्तों को सैनिकों ने कवर कर लिया और गोलियां चलती रहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थी, जबकि कांग्रेस का अनुमान था कि मरने वालों की जो संख्या है वो 1000 और घायलों की जो संख्या है वो 1500 की संख्या थी। इस हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध रह गया। ब्रिटिश शासन के प्रति सर्वत्र घृणा की भावना फैल गई। डायर के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा, लोगों के अंदर डायर के प्रति क्रोध, डायर के प्रति प्रतिशोध, प्रतिरोध, ये सब उस समय का भारत का जो प्रत्येक नागरिक था वो अपने हृदय के अंदर डायर के प्रति इतनी नफरत उस समय लिए हुए था। प्रारंभ में भारत सरकार ने इस हत्याकांड को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन सर्वव्यापी असंतोष को देखते हुए 14 अप्रैल 1919 को हंटर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। यद्यपि समिति ने जनरल डायर का दोष बताया, लेकिन दोष केवल इतना था समिति की दृष्टि से कि उसने बिना चेतावनी के गोलियां चलाईं, बिना चेतावनी के गोलियां चलाईं और समिति ने केवल उसको इतना दंड दिया। उधर हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड के अंदर के जो अनुदारवादी सदस्य थे, उन्होंने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षक के रूप में सम्मान के तौर पर एक तलवार और 26,000 पाउंड की राशि दी। तो जो जनरल डायर भारतीयों का हत्यारा, भारतीयों की दृष्टि से एक अपराधी था, उसको इंग्लैंड के अंदर सम्मानित किया गया। पूरे देश में जब ये कांड हो चुका था, इसका इतना तीव्र विरोध था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी और शंकर राम नागर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था। अनेक स्थानों पर उसके बाद में जब घटना घटित हुई तो सत्याग्रही, जो गांधी जी ने सत्याग्रह की एक कमेटी बनाई थी सत्याग्रहियों की, उन्होंने अहिंसा का मार्ग त्याग दिया, क्योंकि उस समय का माहौल ऐसा हो गया था, और हिंसा का मार्ग अपनाया। फलस्वरूप 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह को समाप्त घोषित कर दिया, क्योंकि उनके सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। इतिहासकार APJ टेलर के अनुसार जलियांवाला बाग जनसंहार के लिए एक निर्णायक मोड़ था, जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हुए। इस बात के मायने बहुत गहरे हैं। इतिहासकार ने बिल्कुल सही, टेलर साहब ने बिल्कुल सही लिखा है कि वहाँ से, क्योंकि गांधी जी भी सहयोगी से असहयोगी हो गए, तो बाकी लोगों जिनके मन में इंग्लैंड के प्रति
ब्रिटेन के प्रति जो भी अच्छी भावनाएं थी वे सब भावनाएं समाप्त हो गई। 1919 की घटना ने पंजाब की प्रतिरोध या विरोध प्रदर्शन की राजनीति को आकार प्रदान किया और उधम सिंह, जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था, ने ये जो गवर्नर माइकल ओडायर, जिसने कि जलियांवाला बाग कांड को मूर्त रूप दिया था, उधम सिंह ने उसकी हत्या कर दी, जिसके लिए उस महान देशभक्त को 1940 में फांसी की सज़ा दी गई। इस प्रकार से जलियांवाला बाग कांड और उससे पहले जो रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट के प्रतिरोध स्वरूप जलियांवाला का कांड हुआ और गांधी जी किस प्रकार से सहयोगी से असहयोगी हुए, किस रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि त्याग दी, ये सब हमने इस व्याख्यान में किया। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।